नमस्कार। कोई लाइव है और आवाज़ आ रही है तो कृपया बताएं। लाइव हैं आप और मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया बताएं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। शैल यादव जी, नमस्कार। वाङ्मय पत्रिका के सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनका स्वागत है। पहले से मैं ये सुनती आई हूँ, लगभग काफ़ी समय से सुन रही हूँ। उसमें ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लैंगिक विकलांगता होती है, परंतु मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ और मैं मानती हूँ ये कोई लैंगिक विकलांगता नहीं है। इसीलिए मैंने अपने विषय को चुना है कि लैंगिक विकलांगता के दायरे से बाहर किन्नर विमर्श। लैंगिक विकलांगता और लैंगिक विकृति दोनों चीज़ें अलग हैं। इसे हमें समझना होगा कि विकलांगता क्या है और विकृति क्या है। जब ट्रांसजेंडर होता है वो विकलांग की श्रेणी में नहीं आता, आप उसे विकृति की श्रेणी में जरूर आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले LGBTIQ को समझना होगा। आप सभी जानते हैं, किन्नर विमर्श से भली भांति परिचित है। L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बायोसेक्सुअल, I जो T फॉर ट्रांसजेंडर और I फॉर इंटरसेक्स। इंटरसेक्स टर्म को बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में इंटरसेक्स होता क्या है। ये इंटरसेक्स जब कोई व्यक्ति होता है तो सबसे पहले बात हमें ये समझनी चाहिए कि 2000 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ही इंटरसेक्स होता है। तो बाकी की जो व्यक्ति हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, मतलब जिस सेक्स में वो जन्म लेते हैं उनका जेंडर भाव दूसरा होता है। और जो इंटरसेक्स व्यक्ति होते हैं उन्हें मध्य लैंगिकता बोल सकते हैं, जिनमें जो दोनों सेक्स को धारण करते हैं वो व्यक्ति इंटरसेक्स कहलाते हैं। अगर आप गूगल पर ढूंढें तो एक लिन करके लड़की है, अब लड़की कहें या आप उसे पुरुष कह सकते हैं, वो इंटरसेक्स है। उसके पास दोनों सेक्स हैं, उसके पास अंडाशय भी है, शुक्र ग्रंथि भी है और यूट्रस भी है। तो पर माता पिता ने ये सोचा कि ये दोनों को चलाएगी कैसे। डॉक्टर ने कहा अगर ये दोनों पार्ट रहते हैं उसके साथ तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको कैंसर हो जाएगा और वो सब समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं था, माँ बाप डरे और उसका ऑपरेशन करा दिया गया। और आज वह लिन जो है हार्मोन्स की दवाई खा रही है और बिना हार्मोन्स के वह जीवित नहीं रह पा रही है। तो आप में केवल समुदाय में ही नहीं, भारतीय समाज में ही नहीं, बल्कि किन्नर समाज में भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि जिसे हम इंटरसेक्स कहते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं, वो वास्तव में जिसे हम अगर कहें कि ख्वाजा जिसे बोलते थे, जिसे हिजड़ा बोलते थे, जो बचपन से ही आप दो लिंगों में पैदा हुआ है, वो केवल 2000 में एक व्यक्ति पैदा होता है, जबकि बाकी जो हैं ट्रांसजेंडर होते हैं। अब आप ये इंटरसेक्स कैसे पैदा होते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो जैसे आप ये मानते हैं कि X और X शुक्राणु मिले, दैट मीन्स लड़की पैदा हुई, X और Y मिले, दैट मीन्स लड़का पैदा हुआ। अब अगर X और X मिलते हैं तो इंटरसेक्स प्राप्त होता है, औलाद संतान प्राप्त होती है, या XY और Y मिले तब इंटरसेक्स प्राप्त होता है। या इस टर्म को इस तरह भी समझा जा सकता है कि शुक्राणुओं की कुछ गड़बड़ी के कारण ये इंटरसेक्स जो है वो पैदा होते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि वास्तव में जो ट्रांसजेंडर समुदाय है ये इस इंटरसेक्स टर्म को, या इंटरसेक्स जो ये लोग हैं वो बहुत कम होते हैं।
अमूमन जो हैं ट्रांसजेंडर होते हैं। ट्रांसजेंडर को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो जिस सेक्स में पैदा होता है उससे अलग उसका जेंडर भाव होता है, तो वह ट्रांसजेंडर कहलाता है। अब सेक्स और जेंडर को हम लगभग मिलाते चले आ रहे हैं आजकल, परंतु सेक्स और जेंडर दोनों ही अलग अलग चीज हैं। सेक्स जो जिस लिंग में व्यक्ति पैदा होता है वो सेक्स कहलाता है, और जेंडर क्या होता है, जिस लिंग का भाव उसके मन में होता है वो यहां से कंट्रोल होता है। वो कोई आपकी बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग नहीं है, वो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, और आपका जो जेंडर भाव होता है वह जो है आपका ट्रांसजेंडर कहलाता है। जैसे कोई एक लड़की है, वो पुरुष लिंग में जन्मी है और उसका जेंडर भाव स्त्री है, तो वो ट्रांस वुमेन कहलाएगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति पुरुष लिंग में जन्मा है, अभी पुरुष लिंग की बात की थी, यदि कोई व्यक्ति स्त्री लिंग में जन्मा है और उसका जेंडर भाव पुरुष है, तो वो ट्रांस मैन कहलाएगा। इस तरह की स्थिति होती है। और जो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं ट्रांसजेंडर को, वो लगभग इसी तरह के होते हैं। अगर आप धनंजय मंगलमुखी को सब जानते होंगे, पंजाब से हैं, वो कहती है कि हर ट्रांसजेंडर जो है हिजड़ा हो ये जरूरी नहीं है, पर हर हिजड़ा ट्रांसजेंडर हो ये जरूरी होता है। दूसरी बात, अब हम एक नई सिरे से अब बात को शुरू करते हैं कि समाज में दो स्थितियां दिखाई देती हैं। एक तो सामाजिक व्यवस्था होती है और एक न्याय व्यवस्था होती है। सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें हम सब रहते हैं, जिसको हम मानते हैं। एक न्याय व्यवस्था होती है जिसमें न्याय कानून चलता है। न्याय व्यवस्था ये थी कि एक समय में आया कि दहेज प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। आज भी समाप्त है, अगर कानूनन आप देखें दहेज प्रथा समाप्त है, परंतु सामाजिक व्यवस्था ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। सामाजिक व्यवस्था अभी भी दहेज प्रथा को चला रही है। परंतु अगर आप सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की टर्म्स देखें तो सती प्रथा पर कानून बना था, परंतु वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तब तक सार्थक नहीं हो पाया जब तक कि सामाजिक व्यवस्था ने उसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया। अब सामाजिक व्यवस्था ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो सती प्रथा समाप्त हो गई। यानी कोई भी कानून जब बनता है तो वह उसकी स्थिति तब तक सफल होती है जब तक उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर को समाज ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अगर हम देखें, हमारी समाज व्यवस्था में दो टर्म्स दिखाई देती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। हम लोग, आप लोग भी और मैं भी, हम लोग ये कहते हैं कि अगर बेटा है, क्या स्त्री की तरह रोता है, क्या स्त्री की तरह नखरे कर रहा है, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रहा है, क्या लड़कियों की तरह पसंद करता है। लड़के और लड़की के हमने रंग, खिलौने सब कुछ अलग कर दिए हैं, पर पुरुष का क्या, सॉरी अब थर्ड जेंडर का क्या, और जो हम तृतीय लिंगी या ट्रांसजेंडर जिन्हें बोलते हैं उनका क्या। उनके लिए तो हमने कुछ भी तय ही नहीं किया समाज ने कि वो कौन से रंग पसंद करें, उनके लिए क्या भाषा हो, क्या हो उनके लिए। कोई शिक्षा व्यवस्था में अगर 8वीं 9वीं में देखें, हम डाइवर्जन पढ़ाते हैं बच्चों को कि स्त्री की हार्मोन्स ऐसे होते हैं, स्त्री ये होती है, पुरुष के हार्मोन्स ये होते हैं, पुरुष इस तरह चेंज आते हैं, और आप अगर इस तरह के चेंज आ रहे हैं तो आप पुरुष हैं। पर कभी किसी भी शिक्षा व्यवस्था में ये पढ़ाया गया कि आप ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, और अगर आप में ये चेंजेस हैं तो दैट मीन्स आप ट्रांसजेंडर हैं। अब दिख रहा है? तो आप ट्रांसजेंडर हैं, तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये बात भी बतानी होगी। हमें ये बताना होगा, एक व्यक्ति जब 4 साल का होता है या 5 साल का अगर पुरुष है और उसके अंदर स्त्रियोचित व्यवहार आ रहा है, तो वो तो अपने आप को एलियन समझता है कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जैसे लोग भी हैं क्या, क्योंकि वो तो केवल स्त्री और पुरुष ही पढ़ रहा है।
तो आपको उस शिक्षा व्यवस्था में ये चीज भी रखनी पड़ेगी कि अगर आप 4 या 5 वर्ष में अगर इस तरह के चेंजेस देखते हैं, अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्रियों की तरह कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, उनकी तरह चलना पसंद कर रहे हैं, घर का काम करना पसंद कर रहे हैं, तो आप ट्रांसजेंडर हैं। पर उस समय उसके माँ बाप का, उसके परिवार का दबाव रहता है। अमूमन हम पुरुषों को ही ट्रांस वुमेन बनते हुए देखते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम स्त्रियों को ट्रांस मैन बनते हुए देखें। अगर आप उस कम्युनिटी में जाते हैं तो बेशक आप ट्रांस मैन देखेंगे, परंतु अगर आप अपने आसपास के एरिया में बधाई गाते हुए ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं या किसी और तरह के ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं तो आपको ट्रांस वुमेन तो दिखाई देगी, ट्रांस मैन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? इसके 2 कारण होते हैं। पहली बात तो कि जो परिवार है वो ही एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे ट्रांसजेंडर हुआ है और मेरे घर में ट्रांसजेंडर हो सकता है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो उसकी मर्दानगी को, उसकी ईगो को ठेस लगती है और उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे कारण है। समाज, परिवार, रिश्तेदार सब यही कहते हैं, अरे ये ट्रांसजेंडर का बाप है, अरे ये, उससे भी अगर भद्दा शब्द इस्तेमाल करूं कि ये हिजड़े का बाप है, ये हिजड़े की माँ है, ये हिजड़े का भाई है, ये हिजड़े की बहन है। इस तरह उनके ऊपर प्रेशर बनता है कि वे अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर ना बनाएं। तो वो जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर के पास जाकर सही हो सकती है, और वो डॉक्टर से ये उम्मीद करते हैं कि वो उसकी काउंसलिंग करे और काउंसलिंग करने के बाद जो है उनका बेटा या बेटी जो भी है वो सही हो सके। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हैं अपनी जो उनका उपन्यास है आत्मकथात्मक उपन्यास, उसमें वो ये बात लिखती हैं, प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप हैं, वो ये लिखते हैं कि जब माता पिता आते हैं तो उन्हें ये जल्दी रहती है कि मेरी संतान जल्दी से सही हो जाए। अगर वो पुरुष है तो वो पुरुष हो जाए, अगर वो स्त्री है तो वो स्त्री हो जाए। और जो उभयलिंगी होता है उसे ये जल्दी रहती है कि मैं जल्दी से अपना सेक्स चेंज करा लूं और जिस जेंडर भाव को मैं अपनाना चाहता हूं उस जेंडर भाव का मैं हो जाऊं। अमृता सरकार कहती हैं अपने एक वक्तव्य में कि मैंने जो जेंडर चेंज कराया वो केवल इसलिए नहीं कराया कि मैं स्त्री बनना चाहती थी। वो कहती है मैं इस पुरुष जेंडर से छुटकारा पाना चाहती थी, मुझे इससे घृणा थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस शरीर में नहीं हूं। तो उन्होंने अपना सेक्स चेंज करा के स्त्री सेक्स में आ गई। परंतु माता पिता इस बात को नहीं समझ पाते। बहुत समय तक वो ये कोशिश करते रहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो बेटे के ही रूप में रहे। एक तो परिवार में भी दबाव होता है कि पुरुष उत्पन्न हुआ है, आगे वंश बढ़ाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। आधा आदमी उपन्यास है राजेश मलिक का, बहुत बढ़िया उपन्यास है। उसमें जो दीपिका है, दीपक से जो दीपिका बनती हैं वो दीपक है। 5 वर्ष तक उसके थोड़े हाव भाव जो हैं वो स्त्रियोचित रहते हैं, और स्त्रियोचित रहते हैं तो उसके पिता उसे मना करते हैं, अरे तुम ट्रांसजेंडर से मत मिला करो, तुम हिजड़ों से मत मिला करो। उन्हें यह डर है कि कहीं उनका बेटा उस तरह ना बन जाए, ट्रांसजेंडर ना बन जाए। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि तुम उनसे मत मिलो। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने जेंडर भाव को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसी तरह नाच गाना करता है। फिर एक स्थिति जब वो बड़ा होता है तब माता पिता ये सोचते हैं कि इसकी शादी करा दी जाए तो शायद मेरा बेटा बच जाएगा। बच जाएगा मतलब लिटरली बच जाएगा। अगर वो स्त्री बन गया तो सब कुछ, मेरा खानदान, मेरा परिवार सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा आम परिवार में आम ट्रांसजेंडर के साथ भी होता है। अलायंस में काम करने वाली दीपिका कहती हैं कि मेरे ऊपर भी ये दबाव बना था कि मुझे भी ये कहा गया था कि आप शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारतीय परिवारों में ये एक कह लीजिए एक व्यवस्था है या कह लीजिए एक विशेषता है कि कहा जाता है अगर लड़का शराब पीता है, लड़का जुआ खेलता है या लड़का कोठे पे जाता है, किसी तरह के भी दुर्गुण से वो लैस है, तो उसका एकमात्र उपाय है कि उसकी शादी करा दी जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या वास्तव में शादी एकमात्र ऐसा उपाय है जो ट्रांसजेंडर को सही कर दे? यहाँ पर राजेश मलिक कहते हैं जो दीपक है उसकी शादी करा दी जाती है गांव की एक सुंदर लड़की से।
परंतु अब उसके मन में द्वंद्व है, क्या मैं वो गृहस्थ जीवन अपना पाऊंगा जो गृहस्थ जीवन सामान्य लोग अपना रहे हैं? क्या मैं उस तरह रह पाऊंगा जिस तरह एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ रहता है? और वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो फिर एक और नया चक्र शुरू हो जाता है, पीर बाबा फकीर बाबा, कि अरे हम पीर के पास जाएंगे, फकीर के पास जाएंगे, ट्रांसजेंडर से हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। झाड़ फूंक की जाती है, बहू को लेके जाया जाता है, डॉक्टर के पास जाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, हार्मोनल्स दवाइयाँ दी जाती हैं। 7 महीने का एक बच्चा पैदा होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, और कमजोर है तो स्थिति भी वही होती है, कुछ समय बाद वो मर जाता है। ट्रांसजेंडर अलायंस में काम करने वाली दीपिका अग्रवाल कहती हैं कि ये सब ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तब हमें यहाँ पर स्टैंड लेना होता है, हमें ये बताना होता है कि क्या दीपिका ने ये स्टैंड लिया और कहा कि क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझ जैसे बेटे से करना सोचेंगी, क्या आप करेंगी? तो माँ का जवाब था नहीं। तब दीपिका ने एक और प्रश्न किया, क्या आप ऐसा पति चुनना पसंद करेंगी? तब एक और जवाब था माँ का नहीं। और फिर उन्हें समझ आ गया कि ट्रांसजेंडर वास्तव में एक शारीरिक अवस्था है, या आप इंटरसेक्स कह लें, ये शारीरिक अवस्था है, ये कोई विकलांगता नहीं है। आप इसे विकृति जरूर कह सकते हैं, आप उसे विकलांग कह के विकलांग की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। और आप जितने भी ट्रांसजेंडर से बात कीजिए, आप जितने भी इंटरसेक्स से बात कीजिए, वहाँ पर ये बात उठकर आएगी कि हम कोई विकलांग नहीं है। मैंने भी एक किताब संपादित की थी, उसमें भी ये प्रश्न उठा था, और एक ने कहा नहीं, हम तो इसे विकलांगिता ही मानते हैं और आप इसे विकलांगिता के रूप में ही इसे करें। तो मैंने कहा नहीं, ये किसी भी तरह से विकलांगिता नहीं है, ये आपके समाज की विकलांगिता है जो उसे अलग समझता है। एक ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का एक और वाक्य मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की विशाली खेड़कर जब सड़क पर चल रही होती हैं तो एक ट्रांसजेंडर कहता है, दीदी मेरे कमीज की चेन खुल गई है, आप इसे लगा दें। विशाली खेड़कर आम समुदाय की तरह, आम व्यक्ति की तरह उस जिप को ऊपर कर देती है। आसपास देखने वाला व्यक्ति क्या कहता है, देखो ये महिला हिजड़ों से संबंध रखती है, अरे ये तो हिजड़ों की चेन लगा रही है। परंतु अगर ये महिला किसी महिला के लिए ये काम कर रही होती तो बड़ी उदार समझी जाती, बड़ी महान समझी जाती। तो हमारे समाज में विकृति है, हमारे समाज के दिमाग की विकलांगता है जो इसे अलग समझ रही है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती है कि क्या अलग है ट्रांसजेंडर में? 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, क्या अलग है हम में? क्या हम में बौद्धिक क्षमता नहीं है? क्या हम किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते? क्या हम फौज में नहीं जा सकते? सब कुछ कर सकते हैं, पर फिर ऐसा क्या है कि हमें अलग थलग कर दिया जाता है, हमें अलग थलग मान लिया जाता है। हमारे लिए सिर्फ 2 ही काम छोड़े गए हैं, या तो हम ताली बजाकर नेक बधाई मांग ले, या हम सेक्स वर्क करें। दूसरा काम हमारे लिए छोड़ा ही नहीं गया है। और आजकल कम्युनिटीज हो गई हैं जहाँ मोहल्ले की प्रथा ही नहीं रह गई है। एक पूरा आपका अपार्टमेंट होता है, वहाँ पर वॉचमैन को ये समझा दिया जाता है कि अरे कोई ट्रांसजेंडर अंदर ना आना पाए। तो जो बधाई मांगने का काम है वो भी आधा ही रह गया है। बड़े बड़े बैंकेट्स में शादियां होने लगी हैं, वहाँ पर समझा दिया गया है कि अंदर ना आने दिया जाए ट्रांसजेंडर को, हिजड़ा को। तो कहाँ से क्या रोजगार मिलेगा उन्हें? अगर आप देखें तो समाज उनके लिए, समाज और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 2014 में नालसा जजमेंट आया और ये कह दिया गया कि ये समुदाय थर्ड जेंडर कहलाएगा। अब ये किसने तय किया कि ये समुदाय थर्ड जेंडर कहलाएगा? क्या खुद ट्रांसजेंडर ने तय किया कि हम थर्ड जेंडर कहलाएंगे? ये हम जैसों ने ही तय कर दिया कि हम थर्ड जेंडर कहलाएंगे, ये लोग थर्ड जेंडर कहलाएंगे। अरे भाई, तो फर्स्ट जेंडर कौन और सेकंड जेंडर कौन?
आपने मान लिया कि फर्स्ट जेंडर पुरुष, सेकंड जेंडर महिला और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर। अब इससे सहमति कौन रखता है, ये कौन बताएगा? इससे तो किसी की सहमति नहीं है। नालसा जजमेंट जब आया तो उसमें किसी भी ट्रांसजेंडर को नहीं एंट्री दी गई। कोई भी ट्रांसजेंडर जो है वो एंट्री नहीं कर पा रहा था, मतलब उसकी सहमति नहीं है थर्ड जेंडर में, फिर भी उसे थर्ड जेंडर कहा गया है, क्योंकि ये सामाजिक मान्यता है। आपने जैसे कि अभी पीछे कहा गया था, मुझे नाम नहीं ध्यान, शायद रमाकांत जी ने कहा था कि सिमोन का सेकंड सेक्स में मान लिया गया है कि पुरुष फर्स्ट सेक्स है और स्त्री सेकंड सेक्स है, पर ये किसी स्त्री ने नहीं माना कि मैं 2M दर्जे पर रहूं। तो किसने मान लिया? पितृसत्तात्मक समाज ने माना कि पुरुष प्रथम सेक्स है और स्त्री सेकंड सेक्स है, और आने वाला जो तीसरा व्यक्ति है वो थर्ड सेक्स है। और क्यों मान लिया गया? नालसा जजमेंट में भी ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जिनसे ना तो मैं इत्तेफाक रखती हूं, ना ही ट्रांसजेंडर समुदाय इत्तेफाक रखता है। तो उसमें संशोधन होने की जरूरत है। आप कभी भी रेप हुआ, मैंने तो आज तक नहीं सुना। क्यों? क्या किसी ट्रांसजेंडर के साथ छेड़खानी नहीं होती? अलायंस में काम कर अलायंस में काम करने वाली दीपिका, सखी में काम करने वाली अमृता सरकार और सौम्य गुप्ता, ये सब कहती हैं कि हमारे साथ छेड़खानी होती है, हमारे साथ बद्दे मजाक होते हैं, पर ये पुलिस में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पुलिस और समुदाय, इन सब के मन में एक हास्य है। अरे ट्रांसजेंडर है, इसके साथ क्या हुआ? अरे छेड़खानी कर दी होगी, कुछ नहीं होता, जा। क्यों नहीं उसे गंभीर लिया जाता? क्यों नहीं उसे ये मान लिया जाता कि भाई हाँ, उसके साथ भी गलत हुआ तो उसकी भी FIR लिखवानी पड़ेगी? कहीं ट्रांसजेंडर के यहाँ चोरी हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, मैंने तो हाईलाइट में कहीं नहीं पढ़ा कि ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि वो पुलिस तक ही नहीं जा पाते। अगर आप ये देखें कि अगर सामान्य कानून देखें आप, तो पुलिस जो है महिला के साथ छेड़खानी करने वाले को 6 महीने की सजा या कुछ धनराशि जुर्माना देती है, और अगर रेप का देखा जाए तो 7 साल की सजा कम से कम और कुछ जुर्माना लगता है। पर अगर हम ये ट्रांसजेंडर के नालसा जजमेंट देखें तो है ही नहीं, 2 साल की अधिकतम सजा है, 7 महीने से 2 साल की अधिकतम सजा है। तो क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं है? केवल 2 साल की अधिकतम सजा, तो मतलब हम छूट रहे हैं ना कि हम ट्रांसजेंडर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है। इसके लिए हमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा। पीछे अभी बिहार में रहने वाली सिमरन है, वो कहती है कि मैंने एक घर खरीदा था और उस घर को मुझे केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने टोकन मनी जिसे बोलते हैं वो टोकन मनी दे दी थी, परंतु फिर भी उन्हें घर नहीं मिला, क्योंकि ब्रोकर का कहना था वो ट्रांसजेंडर है। ना तो वो उनकी टोकन मनी वापस कर रहा था और ना ही उनको घर दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, कहाँ जाएगी? बहुत फेसबुक पर लिखने के बाद, NGOs के दखल के बाद उन्हें अपना घर मिला। ट्रांसजेंडर को किराए पे घर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अरे बखेड़ा होगा, तो इसलिए ट्रांसजेंडर को उन्हें घर नहीं दिया जाता। ट्रांसजेंडर का अपने कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। ट्रांसजेंडर को समझने के लिए हमें पहले समुदाय को समझना होगा, परिवार को समझना होगा। पहल जो है परिवार से करनी होगी। परिवार जो है वो ही साथ नहीं देता है, परिवार ही बाहर निकाल धकेल देता है। अगर आप मनीषा महंत जी को देखें, वो कहती हैं कि मैं खुद ही परिवार से निकल गई। पायल जी जो हैं वो खुद ही परिवार से निकल गई। क्यों निकल गई? क्या कोई व्यक्ति अपना सुरक्षा चक्र छोड़कर सड़क पर पेट भरने के लिए भीख मांगना पसंद करता है? मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति नहीं करता है। आपका बेटा अगर पैर उसका खराब है, आंख खराब है, गला खराब है, बोल नहीं सकता, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, आप उसे घर से बाहर नहीं निकालते हैं। फिर
आप ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं जो जिस सेक्स में उत्पन्न हुआ है उसका उस तरह का भाव नहीं है। क्यों? इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि आप समाज से डरते हैं। अनमोल भगवंत अनमोल का एक उपन्यास है जिंदगी 50-50। उसमें अनमोल जो है ये मान लेता है कि अगर मेरा बेटा इस तरह का उत्पन्न, एक मिनट तो उसको भी झटका लगता है कि ये क्या, मेरे भी उत्पन्न हो गया ट्रांसजेंडर, परंतु वो उसे स्वीकार कर लेता है और वो मान लेता है और वो भरी सभा में कह देता है कि तिवारी जी हकलाते हैं तो कोई मजाक नहीं उड़ाता है, इनका पैर अमुक व्यक्ति का लंगड़ा है तो कोई नहीं कुछ कहता है, तो मेरे बेटे का मजाक उड़ाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। जब परिवार का मुखिया ऐसा कदम उठा लेगा तब समाज भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा, समाज भी बेबस हो जाएगा। पर पहला कदम परिवार को उठाना होगा, परिवार को समझना होगा ये मेरी संतान है, इसे मैं कहीं भी नहीं फेंक सकता हूँ। मनीषा महंत बताती हैं 10 या 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद निकल गई। हालांकि वो ये नहीं बताती है कि उनके परिवार ने निकाल दिया उन्हें, या वो किसी भी प्रकार का परिवार का जो है वो बुराई नहीं कर रही हैं। पर आपके दिमाग में भी कुछ दृष्टिकोण है ना कि वो क्यों छोड़कर निकल गई और बाद में परिवार ने उसे गोद दे दिया ट्रांसजेंडर समुदाय को। क्यों? क्या घर में उसे रखकर खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना नहीं हो सकता था? और पायल के पिता ने तो उसे फांसी तक लगा देने की कोशिश की और फिर वो निकल गई। पायल जी का मैं कल प्रलेख पर वो सुन रही थी तो उन्होंने कहा समझदार ट्रांसजेंडर खुद ही घर छोड़ देता है। तो समझदार होने की क्या क्राइटेरिया है कि आप ये मान लें कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, मैं समुदाय का नहीं हूं, मैं एलियन हूं, मुझे निकल जाना चाहिए? क्या वो वास्तव में एलियन है? दूसरी बात, अहिर अभिना ट्रांसजेंडर हैं, वो ये कहती है कि जब ट्रांसजेंडर डॉक्टर के पास जाता है, उसे खांसी भी होती है, उसे जुकाम भी होती है, उसे गायनी प्रॉब्लम भी होती है, उसे तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर उसने सेक्स चेंज कराया है तो सेक्स चेंज कराने संबंधी भी प्रॉब्लम्स होती है। पर पहला मुद्दा ये होता है कि ट्रांसजेंडर को जानने वाले डॉक्टर कौन कौन से, वो कहाँ जा सकता है, यही नहीं पता होता, जागरूकता ही नहीं है। केवल हम लोगों में ही नहीं, ये ट्रांसजेंडर समुदाय में भी जागरूकता नहीं है कि वो कहाँ जा सकते हैं। तो फिर हम में तो क्या होगी? अगर वो किसी डॉक्टर के पास एम्स में या किसी और तरह सामान्य डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये अच्छा पुरुष से स्त्री बना है तो इसके जनांग कैसे दिखते हो। जुखाम है और वो उसके कपड़े उतार कर देख रहा है, खांसी है और वो उसके कपड़े उतार कर देख रहा है, पेट में दर्द है और वो कह रहा है कपड़े उतार कर दिखाओ। क्या मेडिकल टर्म्स में हमें ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ाया जाता? मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ क्योंकि मैं मेडिकल की छात्रा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। पर क्या मेडिकल टर्म्स में हमें ये नहीं बताया जाता कि अगर एक ट्रांसजेंडर आए तो उसका शरीर किस तरह दिखता होगा, या अगर ट्रांसजेंडर को जुकाम है, पेट में दर्द है तो आपको क्या देखना है? नवभारत टाइम्स में अभिना अहिर का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने बताया था। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर ट्रांसजेंडर को पुलिस पकड़ती है, कोई अपराध किया और पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये प्रश्न ये उठता है कि महिला के लिए तो महिला पुरुष आती है, महिला पुलिस आती है, पुरुष के लिए पुरुष पुलिस आती है। अब ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी पुलिस है? स्त्री पुलिस जो है, महिला पुलिस है, वो उसे पकड़ना नहीं चाहती है, और पुरुष पुलिस जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं चाहते हैं कि पुरुष पुलिस उन्हें हाथ लगाए, क्योंकि ये बहुत संभव होता है कि उनका शारीरिक शोषण किया जाए, और ऐसा होता भी है। दूसरी बात, आज हम कोरोना वायरस से ग्रसित हैं।
अगर आप थोड़ा भी दखल देते हैं राजनीति में तो आप ये जानेंगे कि कोरोना वायरस के लिए जो आइसोलेटेड वार्ड है वो अलग अलग है, स्त्रियों के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। पर अगर ट्रांसजेंडर संक्रमित हो जाए तो उसको किस वार्ड में रखा जाए? ये प्रश्न का उत्तर ना तो आइसोलेटेड वार्ड के पास है, ना केजरीवाल के पास है और ना सरकार के पास है। महिला अगर आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाता है तो महिलाओं का विरोध होता है कि ये ट्रांसजेंडर है, इसे हमारे वार्ड में ना रखा जाए। अगर पुरुष वार्ड में जाते हैं तो महिला जो बने हैं ट्रांसजेंडर, उनका विरोध होता है कि अरे हमें पुरुषों के आइसोलेटेड वार्ड में रखा जा रहा है, ये गलत है। तो वास्तव में उनके लिए तो कोई वार्ड ही नहीं है, उनके लिए कोई वॉशरूम ही नहीं है, उनके निजी जीवन का तो हमने कभी ध्यान रखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि इनका भी अस्तित्व है, इनके लिए भी हमें कुछ करना है। कितने अखबार में आ रहे हैं, कितने ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो केवल बधाई मांगकर काम करते हैं या रेड लाइट पर भीख मांगकर काम करते हैं या सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। अब कोरोना वाले संक्रमित समय में इन सब का काम खत्म है। जो लोग गद्दीदार हैं, जैसे मनीषा महंत हैं, जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनका तो ठीक है, उनका तो रोजी रोटी चल रही है, परंतु जो भीख मांगकर काम चल रहे हैं उनको कौन दे रहा है? उनको कहां से सहायता प्राप्त हो रही है? जो सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक छोटे से कमरे में दड़बे में रह रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमें समुदाय में एक्चुअली में जो साहित्यकार लिख रहे हैं उनके पास भी जानकारी नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहूंगी कि वो किसी ट्रांसजेंडर के संपर्क में आने के बाद अपना उपन्यास, अपना साहित्य, अपनी कहानियां लिखे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी हैं जो आज भी आप साहित्य पढ़े तो उसमें दिखाई देंगी। जैसे चित्रा मुदगल का उपन्यास है, उसमें वो कहती हैं यौन विकलांगता शब्द इस्तेमाल करती हैं, जबकि वो यौन विकलांग कहीं से भी नहीं है। या एक और उपन्यास पढ़ा था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये बताया गया था कि जो उनका मृत्यु के उपरांत जो है उनको चप्पलों से पीट पीट कर ले जाया जा रहा है, रात को सफ़ेद कपड़े में ऐसे सामने ईसा मसीह की तरह लटकाया हुआ है और चप्पलों से मार कर ले जाया जा रहा है। उसके बाद कोई रोना पीटना या कुछ भी किसी तरह का शौक नहीं है। ये गलत है। इस तरह का कुछ ये पूर्णतः भ्रांति है और इस तरह का कुछ नहीं होता है। जो भी ट्रांसजेंडर जिस धर्म से संबंध रखता है, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, उस धर्म से उसका दाह संस्कार या क्रियाक्रम किया जाता है। अगर उसका परिवार है और वो परिवार से संपर्क रखे हुए है तो वह जो डेड बॉडी है उस परिवार को सौंप दी जाती है। वो परिवार उसका क्रियाक्रम करता है, चाहे वो उसका हिंदू रीति से दाह संस्कार करे चाहे उसको दफनाया जाए। अगर उस किसी ट्रांसजेंडर का परिवार उसे संबंध नहीं रखना चाहता है तो उसका जो गुरु है वो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार या क्रियाक्रम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा ही नहीं है कि उसको चप्पलों से मारा जाए। क्या उसकी भावनाएं नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तो जो उस तरह से उसका व्यवहार किया जाए। अगर आप अपने उपन्यास में इस तरह की भ्रांतियां रख रहे हैं तो वो भ्रांतियां उसी तरह के जन्म देंगी, उसी तरह की दुराव बढ़ाएंगी किन्नरों से। आप ये समझाएं कि किन्नर भी, ट्रांसजेंडर भी हमारी ही तरह हैं, उनकी भावनाएं भी हमारी ही तरह हैं। तो इस तरह उनको अलग दृष्टिकोण से देखना ये पूर्णतः गलत होगा। आपको न समझना होगा। हाँ, और दूसरी बात एक चीज हो, जब एक जिस तरह की मृत्यु को धारणा लेकर है, एक और धारणा है, पता नहीं वो कितनी सही है या कितनी गलत है, पर पायल जी के उपन्यास, मैं पायल महेंद्र बिष्ट जी का जो उपन्यास है उसमें मैंने पढ़ा कि
जब हम हिजड़ा एक परंपरा है, पहली बात तो हिजड़ा कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर को हिजड़ा कह दिया जाए, ये एक परंपरा है जिसमें व्यक्ति का लिंग छेदन कर दिया जाता है तो व्यक्ति हिजड़ा परंपरा अपनाता है। अब पायल जी ने लिंग छेदन किया और वो हिजड़ा परंपरा में आई। अब लिंग छेदन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कानूनन ये एक टर्म है कि जो ट्रांसजेंडर अपना लिंग छेदन कराना चाहता है, यानी वो सेक्स चेंज कराना चाहता है, तो उसमें व्यक्ति की स्वीकृति होनी आवश्यक है और उसमें एक बड़ा खर्चा आता है। वो खर्चा गुरु देता है, जिसका भी वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति चेला है। परंतु कई बार ऐसा किया जाता है कि अंधेरे से एक गुफा में ले जाया जाता है और झोले छाप डॉक्टर जो हैं उसका लिंग छेदन करते हैं, जिससे कई बीमारियां हो जाती हैं और व्यक्ति को कई कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। मैं पायल उपन्यास में आया है कि पायल को जब लिंग छेदन कराया गया तो एक झोला टाइप डॉक्टर से लिंग छेदन कराया गया और उस झोला छाप डॉक्टर ने जब लिंग छेदन करके पट्टी वट्टी की तो कई महीनों तक वो अस्वस्थ रही और महीनों के बाद भी जब तब उनके दर्द होता रहा। अगर ये हम किसी अच्छी सैनिटाइज तरीके से किया जाए तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी बात में ये बात जो है मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पुरुष महिला बनते हैं, महिला पुरुष नहीं बनती है, उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो महिला को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती मेरे हिसाब से कि अगर वो ट्रांसजेंडर हैं तो वो अपना लिंग बदलवा सके। महिला को पहले तो लड़के वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उस समय तो ये कहा ही नहीं जाता, लंबी उम्र तक उसे ये कहा जाता है टॉम बॉय। कभी आपने भी सुना होगा कि ये तो टॉम बॉय है, तो वो तो टर्म ही अलग हो गई कि टॉम बॉय है। बड़ी होकर उसकी शादी कर दी जाती है, जैसे मैंने कहा कि कहा जाता है पुरुष की शादी कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी तरह कहा जाता है स्त्री की शादी कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घुटती दबती मरती क्या ना करती, उसकी शादी कर दी जाती है, साड़ी वाड़ी पहनकर वो उस अपने रूप में फिट हो जाती है। परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो विरोध करती हैं और जो कहती हैं कि नहीं, मुझ में पुरुषत्व है, मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। अब वो किन्हीं किन्हीं कारणों से पुरुष बनना चाहती है, चाहे वो कोई भी कारण हो, पुरुष बनना चाहती है तो उसे पुरुष बनने का अधिकार दिया जाए। परंतु एक रिपोर्ट कहती है 25 में से 21 मामले पुरुष से स्त्री बनने के आते हैं, यानी 4 मामले सिर्फ स्त्री से पुरुष बनने के आते हैं। तो सामाजिक दबाव में आप ये सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रहती है कि एक जो है स्त्री पुरुष नहीं बन पाती है। दूसरी बात ये कि अगर वो पुरुष बन जाती है, उसके हार्मोन्स चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, उसकी दाढ़ी दिखाई देने लगती है और तरह के परिवर्तन जो हैं, कद काठी बड़ी है, डील डोल अच्छा है, तो उस तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तब कुछ परिवार ऐसे अनुमति देते हैं कि जहाँ पर वह ये मान लिया जाता है कि ठीक है तुम पुरुष बन, पर वह उस घर में रहकर पुरुष नहीं बन पाती। बहुत सारी जगह ऐसे ही हैं जहां पर ट्रांसजेंडर को पूरे विश्व में देखें तो ट्रांसजेंडर को वो जगह मिल ही नहीं पाई है जिस जगह के वो अधिकारी हैं। एक हैं देवेंद्र शर्मा मंगलमुखी, बॉम्बे के हैं, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, क्लासिकल डांस करते हैं। वो क्लासिकल डांस करते हैं और वो कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, एकेडमिक डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि केवल मुझे लेक्चररशिप इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं जाता हूँ, मेरे पास सब क्वालिफिकेशन है, मैं जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ, इंटरव्यू में जब पता चलता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो वहाँ पर मना कर दिया जाता है।
और वो आज भी प्रयासरत हैं, बेरोजगार हैं। वो अपने ही समुदाय से मदद मांग रही हैं, पर शायद किन्हीं कारणों से वहाँ भी उन्हें मदद नहीं मिल रही। इवन जो वो क्लासिकल डांस कर रही हैं, उस क्लासिकल डांस में भी परफॉर्म करने के समय में वो कहती हैं, एक जगह मैं उड़ीसा में डांस कर रही थी, वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में रखा गया क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर थी, और मेरे श्रोता कौन थे? लाइटमैन, सिर्फ लाइटमैन कह रही हैं, पर फिर भी मैंने अपना फुल परफॉर्मेंस दिया, 100% दिया। समय हो गया है, मैं शायद ज़्यादा बोल गई हूँ। अब मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। एक प्रश्न देख रही हूँ आपके जो जो आए हैं, अब मैं उन्हें लेती हूँ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसजेंडर को अगर अस्तित्व में लाना है तो सबसे पहली बात उन्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। दूसरी बात कि परिवार को उसका साथ देना होगा। जब तक वो खुद और परिवार उसका साथ नहीं देता, तब तक कहीं भी, कभी भी, वर्षों बाद भी वो अस्तित्व में नहीं आ सकता। डॉक्टर लता अग्रवाल, नमस्कार। हाँ, एक प्रश्न जो शगुफ्ता नियाज जी ने पूछा है, और कुछ ने बच्चों को भी गोद लिया। गोद लेने का अधिकार यद्यपि ट्रांसजेंडर को नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर दीपिका जी कहती हैं क्योंकि मैं एक पुरुष से स्त्री बनी हूँ, तो गोद देने वाली संस्था को ये डर रहता है कि अगर मैं बेटी गोद लेती हूँ तो कहीं मैं उसका यौनिक शोषण ना करूँ। अगर आप आई कार्ड पर स्त्री, पुरुष से स्त्री बन गई हैं तो आपको बच्चा गोद दे दिया जाएगा, पर आप अगर ट्रांसजेंडर की स्थिति में हैं तो आपको बच्चा गोद नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि शायद आप लड़की के साथ यौन शोषण करें, उसका अच्छे से पालन ना करें। तो यहाँ पर भी हमें आगे बढ़कर, अगर स्त्री को आप गोद नहीं दे रहे हैं तो केवल एक बेटे को भी आप गोद दे सकते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी का कुछ आधार, जिंदगी के कुछ मायने ढूंढ सके। ठीक है। रमेश कुमार जी, नमस्ते। हाँ बिल्कुल, विकास प्रकाशन, देखिए कुछ भी विकास प्रकाशन ने कहा है, मैं पहले ये बता दूं कि जहां अश्लीलता और शालीनता और अशालीनता का प्रश्न कहाँ उठता है। अगर समाज शालीन है तो साहित्य भी शालीन है, अगर समाज अश्लील है तो साहित्य कैसे आपका शिष्ट हो सकता है। जब किन्नर समुदाय में गालियां हैं तो साहित्य में गालियां आएंगी और आपने उन्हें स्वीकार करना होगा। आप उसे अशिष्ट या अशालीन या कहकर उसे दरकिनार या हाशिए पर नहीं धकेल सकते। विक्की प्रताप सिंह, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। नीलम शर्मा जी, नमस्ते। सुखद जानकारी। और few individual for NGOs are the sensitive person who are ready to raise the issue that। देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं कि NGOs ये प्रश्न उठा रही हैं, पर आप कभी किसी ट्रांसजेंडर, रमेश कुमार जी ने ये प्रश्न उठाया, पहली बात तो आप थर्ड जेंडर लिखना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी रूप में वो थर्ड जेंडर नहीं है। कम से कम मैं अपने आप को द्वयम दर्जे का नहीं मानती हूँ। कौन होता है ये बताने वाला कि पुरुष प्रथम दर्जे का, स्त्री द्वयम दर्जे की और ट्रांसजेंडर तृतीय दर्जे की। दूसरी बात, एनजीओ इस तरह के काम करती हैं कि कभी आप ट्रांसजेंडर के पास जाके देखिए, सबसे पहला वो प्रश्न पूछेगा, आप एनजीओ से जुड़ी हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेंगी? क्योंकि हम ट्रांसजेंडर को एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने के बाद अपना नाम, फेम, सब कुछ करने के बाद उसे साइड धकेल देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो एनजीओस काम कर रही हैं, जैसे हमसफर है, सखी है, ये इनमें ट्रांसजेंडर खुद है, तो वो तो ठीक है। पर जहाँ ये काम नहीं कर रही हैं,
ट्रांसजेंडर खुद, वहाँ पर आज भी स्थिति ये है कि ट्रांसजेंडर के नाम से फंड तो ले लिया जाता है पर काम कुछ नहीं किया जाता है। तो हमें ऐसी एनजीओ से बचकर रहना होगा। वैशाली, महत्वपूर्ण जानकारी। अंजू गुप्ता, स्वागत है। सारिका, सटीक, किन्नर अखाड़े भी आपसी, हाँ बिल्कुल, विकास प्रकाशन सही कह रहे हैं, किन्नर अखाड़े भी आपसी मनभेद और मतभेद के विकार हैं कि एक सबका एक अपना एरिया होता है। अगर आप दूसरा व्यक्ति उस एरिया में दखल करता है तो वहां पर लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तमाम तरह के अपवाद भी होते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हम लोगों को वास्तव में पता ही नहीं चलता कि कौन से किन्नर या ट्रांसजेंडर वास्तव में सही में ट्रांसजेंडर है और कौन से ट्रांसजेंडर वास्तव में ट्रांसजेंडर नहीं है। रेड लाइट एरिया पर भीख मांगते ट्रांसजेंडर का हम कैसे पता लगाएं कि हम किसको, किस ट्रांसजेंडर को और कितना पैसा दे रहे हैं। उसके लिए मैं सरकार से विनती करती हूँ कि उनका कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन बना दें, कुछ रजिस्ट्रेशन करें जिससे हम लोगों को पता चले कि वास्तव में हम जो पैसा दे रहे हैं वो ट्रांसजेंडर को ही दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में मैंने पीछे पढ़ा था कि एक ट्रांसजेंडर को किसी ने कह दिया, अरे तुम किन्नर विन्नर कुछ नहीं हो, ऐसे ढोंग रचते हो, और उसने गुस्से में आकर कपड़े वपड़े सब उतार दिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और वो उनको कुछ रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह का कुछ जरूर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लैंगिक विकलांगता पर अच्छा तो दृष्टिकोण है और इसे लैंगिक विकलांगता बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं आया एक सरल एक बूंद इश्क में, इस ट्रांसजेंडर का बेहद आंतरिक मार्मिक और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो त्रासदी है, शायद हम भी ऐसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस डॉक्टर अग्रवाल कि हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। आज जब मैं भी ट्रांसजेंडर को पैसा या कुछ देती हूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ कि कहीं ये सही ट्रांसजेंडर है, कहीं एक मन में जो बचपन से बिठाया गया बेहता, अरे हिजड़े पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें भी हिजड़ा बना देंगे, एक लंबी उम्र तक ये डर मन में समाया रहा। कहीं भी दूर तक हिजड़ा देख लेती थी तो भाग जाती थी कि अरे पकड़ के ना ले जाएं अपने में, पर वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ बिल्कुल, 2 साल तक मैक्सिमम अगर ट्रांसजेंडर के साथ, पहली बात तो ट्रांसजेंडर जाएगा ही था ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है या मेरे साथ रेप हुआ है। अगर गया और अगर FIR हो गई अगर, तो अधिकतम, और अगर अदालत में गया मुकदमा तो अधिकतम 2 साल की सुनवाई है। आप ये देखिए, अदालत तक जाने के लिए 2 साल की सुनवाई, 2 साल की सजा तक के लिए मोहम्मद शमीम जी, उसे कितनी लंबी अगर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रांसजेंडर जाता होगा। अनवर खान, शुक्रिया। बिल्कुल, परिवार मजबूर कर देता है कि ट्रांसजेंडर अपना घर छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे, और उसे इस तरह से उसकी कंडीशनिंग की जाती है कि वो ये मान लेता है कि मेरी गति यहाँ ट्रांसजेंडर के पास रहने में ही है, इन लोगों के साथ ही है। बिल्कुल, परिवार का साथ बिल्कुल मिलना चाहिए। सविता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अकरम हुसैन जी, मैं फिर कहूँगी कि कृपया थर्ड जेंडर का प्रयोग करना बंद करें, ये थर्ड जेंडर नहीं है। हाँ बिल्कुल, किन्नरों को भी जागरूक होना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उनके आधार कार्ड में किस तरह ट्रांसजेंडर कराना है, किस तरह कहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तमिलनाडु में उन्हें घर के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है, क्या ऐसी व्यवस्था दिल्ली में भी है या नहीं है, या वो कहाँ जा सकते हैं, ये जागरूकता अभी पूरी तरह से किन्नरों में नहीं दिखाई जा सकती है। रमेश कुमार जी, थैंक यू। नहीं,
मैं फिर ये कह रही हूँ, गौतम तिवारी ये बात बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार की विकलांगता नहीं है, विकृति है। विकलांगता और विकृति को समझिए। किसी का होठ जन्म से कटा हुआ होता है, आप उसे विकलांग कहते हैं। किसी का होठ ऊपर से नाक से जुड़ा होता है, आप उसे विकलांग कहते हैं। जिंदगी 50-50 में जिस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से जो विकृति दिखाई दे रही है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्स है, और वो 2000 में से केवल एक केस होता है। और आप जितने उपन्यास देखें वो इस 1% केस पर ही टिके हुए हैं, अगर आत्मगतात्मक और जीवनी परक उपन्यास छोड़ दें तो। अनवर खान जी धन्यवाद, सविता सिंह जी धन्यवाद, विकास प्रकाशन कानपुर में काजोल किन्नर से मिलने पर पता चला कि 3 बच्चों को गोद लेकर उनको उच्च शिक्षा का प्रबंध कर रही है, और ये भी सामाजिक उत्थान में एक सहयोग की भावना। बिल्कुल, वो अब जो वो 3 बच्चों को ले रही हैं मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पर मैंने दिल्ली में एक अभिना है, उन्होंने 3 बच्चों को गोद लिया है, और उनकी पढ़ाई अपने पास रहकर नहीं कर रही हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में भी एक प्रश्न उठता है कि मेरी माँ ट्रांसजेंडर, और फिर सो कॉल्ड समाज क्या कहेगा। वो पेरेंट्स मीटिंग में किसी ट्रांसजेंडर को ले जाना नहीं चाहेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम सीना ठोक कर कह सकें इसने मुझे पाला है, ये मेरी माँ है और यही पेरेंट्स मीटिंग में आएगी, यही मेरी शादी करेगी, यही सब कुछ करेगी। वो आउट ऑफ द वे साइड चलता रहता है। देखिए वैशाली जी, मृत्यु को लेकर कौन सी धारणा सही है? मृत्यु को लेकर यही धारणा सही है कि वो हमारी तरह एक आम इंसान है, और उनका क्रियाक्रम या उनका दफनाना भी बिल्कुल हमारी तरह ही होता है। हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, अगर मेरी मृत्यु होगी तो मुझे दफनाया नहीं जाएगा, मेरा दाह संस्कार होगा। तो ठीक उसी तरह जो किन्नर जिस जाति से आएगा, उसे उस जाति के अनुसार ही उसके शव का दाह संस्कार या दफनाया जाएगा। उसे कोई चप्पल जूते नहीं मारे जाएंगे, उसे कोई मिर्चें नहीं सुंघाई जाएंगी, उसके ऐसा नहीं है कि उसके मरने पर कोई नहीं रोएगा। थैंक यू लवलेश दत्त जी। असीमा गोयल गर्ग शुक्रिया। किन्नरों को अलग से व्यवस्था करना बिल्कुल उचित नहीं। ऐसी व्यवस्था से वो समाज में कभी भी मिश्रित नहीं हो पाएंगे, उनकी समाज की मुख्य धारा में शामिल। देखिए बिल्कुल, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी आपको किन्नरों के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे शौचालय। अब किन्नर कहाँ जाएं? या तो स्त्रियां उसके लिए अपने दिमाग में बैठा लें कि किन्नर आ रहे हैं और वो आपका शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि बहुत से ऐसे किन्नर आएंगे जो फेक होंगे, आप उनका क्या करेंगे? आप उनको महिला शौचालय में आने की अनुमति देंगे? तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से उनका शौचालय अलग होना चाहिए। दूसरी बात, जो वार्ड हैं उनके लिए, जहां हम एक महिला वार्ड रखते हैं, एक पुरुष वार्ड रखते हैं, वहां एक ट्रांसजेंडर वार्ड भी होना चाहिए, जहां पर हमें समझ होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर को किस तरह हमें ट्रीट करना है, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो हमें समझ होनी चाहिए। ऐसी कुछ जगहों पर उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पर स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, इनमें इनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे साथ हमारे ही तरह भाई बहन हैं। देखिए, आप इनको किनके साथ रखेंगी, स्त्री या पुरुष या कोई भी लिंग उनको रखने के लिए सहमत होगा। देखिए, जहां पर अमृता सरकार अपने आप को स्त्री मानती है, उन्होंने अपना सेक्स चेंज कराया, वो स्त्री की तरह रहती है, महिला की तरह रहती है, उन्हें महिला ही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
जो पुरुष की तरह रहते हैं उन्हें पुरुष ही माना जाना चाहिए। पर जो वर्ग अपने आप को ना केवल ना महिला मान रहा है ना पुरुष मान रहा है, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मानने के लिए खुश है, वो अपने आप को हिजड़ा या वो अपने आप को किन्नर मानकर खुश है, और जिनमें सौम्य गुप्ता, धनंजय सिंह आती हैं जो कहती है नाम स्त्री है नाम पुरुष है, तो उनके लिए एक अलग वर्ग होना चाहिए। उनके लिए किन्नर वर्ग या ट्रांसजेंडर एक अलग वर्ग होना चाहिए। बिल्कुल केवल हमें लिखकर नहीं करना चाहिए, हम समाज का एक हिस्सा है लवलेश दत्त जी, इसलिए हमें ये पहल करनी होगी कि हम सामान्य रहें। ट्रांसजेंडर को देखकर अरे देख इसने कैसा कपड़े पहन रखे हैं, देख कितनी मोटी बिंदी लगा रखी है, अरे देख कैसी लगती है, इन सब बातों से हटना होगा, अलग होना होगा, सामान्य होना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। थर्ड जेंडर को मुख्य धारा में लाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम परिवार के रूप में उसका सहयोग करें। दूसरी बात, जब परिवार साथ खड़ा होगा ना, तो आस पड़ोस रिश्तेदार आपको कुछ नहीं कह सकते, आप पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहला परिवार, दूसरा रिश्तेदार, और फिर आप और हम जब उसके प्रति सामान्य होंगे तभी वह मुख्यधारा में आ सकता है। मिलन बिश्नोई जी नमस्ते। अगर आप कहती हैं परिवार त्याग के बाद किन्नरों के मरणोपरांत गुरु के धर्म के अनुरूप उनका दाह संस्कार होता है, तो किन्नरों में भी धर्म जाति का विभाजन? बिल्कुल अजय शर्मा जी, किन्नरों में भी धर्म होता है, उनमें भी गद्दियां होती हैं। अगर आप देखें, शायद इससे पहले अकरम जी बोल रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि गद्दियों का विभाजन धर्म के अनुसार होता है। किसी गद्दी में श्रीवास्तव ही केवल धर्मगुरु बनेगा, किसी में केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही गद्दीधर बनेगा, तो इसलिए उनमें भी धर्म का विभाजन होता है। सहमत हूँ विकास जी, अलग व्यवस्था की बात यदि करते हैं तो फिर समाज से क्या नहीं। फिर लता जी मैं ये कह रही हूँ कुछ जगह पर केवल अलग व्यवस्था होनी चाहिए। सब जगह आप स्कूल, कॉलेज, मॉल, सार्वजनिक जगह, इन जगहों पर मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्हें अलग कर दिया जाए। मैं केवल इतना कह रही हूँ कुछ निजी जगहों पर उनको अलग से आपको व्यवस्था करनी होगी, जैसे शौचालय, जैसे पुलिस कर्मी में जब अगर वो अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए कोई एक ट्रांसजेंडर बनाया जाए जो उनको पकड़ कर ले जाए। अगर वो कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें होनी चाहिए। अश्विनी पांडे जी शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का इस मंच पर। फिरोज खान जी शुक्रिया। सर यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर द गैदर। यह प्रश्न है आपने ज्वाइन किया धन्यवाद सर। डॉक्टर सविता सिंह शुक्रिया। बिल्कुल, क्या कारण है? ज़्यादातर फिरोज जी ये पूछ रहे हैं, थर्ड जेंडर औरत के वेश में रहते हैं। जब पुरुष ट्रांसजेंडर होता है तो वो तो स्त्री के वेश में ही रहेगा, पर कहीं भी स्त्रियां पुरुष के रूप में आगे आती ही नहीं है, क्योंकि कभी भी उनको इतनी स्वतंत्रता मिलती ही नहीं है कि वो पुरुष के रूप में भी आगे आकर बधाई, नेक या इसमें अपना योगदान दे सके। उन्हें तो घर में ही रख लिया जाता है, अरे किसी को पता ना चले कि ये ट्रांसजेंडर है, या फिर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पुरुष क्योंकि प्रथम सेक्स है, पुरुष क्योंकि प्रजासत्तात्मक समाज है, इसलिए वो स्वतंत्रता का अधिकारी है कि वो स्त्री के वेश में आकर अपनी बात कह सकता है कि नहीं, मुझे ये सेक्स और ये नहीं चाहिए, मैं स्त्री की तरह रहना चाहता हूँ। पर स्त्री ये बात स्वतंत्र रूप से नहीं कह पाती। यही कारण है कि ट्रांसजेंडर एक औरत के रूप में अधिक दिखाई देते हैं।
बिल्कुल मनीषा जी ने, मनीष कुमार जी 2 बच्चियां गोद ली हैं। अगर आप ये जानें तो मनीषा जी एक महिला के रूप में आइडेंटिटी कैरी करती हैं, वो ट्रांसजेंडर के रूप में आइडेंटिटी कैरी नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया हुआ है। पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा में आखिरी में बिन्नी के मृत्यु हो जाती है, क्या ये सही हुआ आपकी नज़र में? देखिए, जब कोई ट्रांसजेंडर, पितृसत्तात्मक समाज में हम रह रहे हैं जहां स्त्रियों को ये दर्जा नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्र बात कहकर एक अपना समुदाय, एक अपना गठन बनाकर अपनी बात कह सकें, वहां ट्रांसजेंडर को कैसे ये स्वतंत्रता मिल सकती है? बिन्नी जो है अपनी बात कहने के लिए अपना समुदाय एकत्रित कर रही है, वो उसमें जागरूकता ला रही है। उसकी हत्या क्यों की जाती है? उसकी हत्या तो इसलिए की जाती है कि वो अपनी सहेली के रेप के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, वो अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठाना चाहती है। तो जो व्यक्ति सच्चा है, जो विरोध में खड़ा होता है, जो क्रांतिकारी होता है, उसे तो ये वीरगति या शहीद होना ही होता है। हमारे सामने आशीष कुमार दीपांकर कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर आता है तो हमारे सामने हिचकिचाहट होने लगती है कि हम उनको मेल या फीमेल जेंडर के संबोधन से क्या पुकार। अगर वो बिल्कुल, अगर आप जितने ट्रांसजेंडर आप देखें, आप उन्हें फीमेल के नाम से पुकारें, वो ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और अगर जो ट्रांस मैन हैं, अगर आप उन्हें पुरुष के रूप में पुकारेंगे तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या आप जानते हैं कि उन्हें मोस्ट पावरफुल बनाने का वरदान है राम? देखिए, मोस्ट पावरफुल तो स्त्री भी होती है, मोस्ट पावरफुल तो पुरुष भी होता है। क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति, अगर मैं बहुत गरीब हूं, मैं जाकर ट्रांसजेंडर के पास 10 दिन तक आशीर्वाद प्राप्त करूं और मैं यकायक अमीर हो जाऊं? फिर तो डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है? अगर वो मोस्ट पावरफुल हैं, मैं जाकर सिर दर्द हो ट्रांसजेंडर के पास चली जाऊं और फिर मैं कह दूं कि भाई ठीक है, मुझे वो ठीक हो जाएंगे। ये एक केवल मान्यता भर है, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा हम समाज ने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने केवल एक ही उनके लिए काम छोड़ा कि वो हमें बधाई दे सके, और बधाई के लिए हम उन्हें कुछ पैसा देते हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि वो मोस्ट पावरफुल है इसलिए आप जाएं उनके पास और वो तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा दिला देंगे या आपकी तकलीफों से, आपके अभावों से छुटकारा दिला देंगे। अनिल अरोड़ा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मिलन बिश्नोई जी ने ये कहा, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, थर्ड जेंडर का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं थर्ड जेंडर का विरोध। पितृसत्तात्मक समाज में ये कौन तय करने वाला होता है कि फर्स्ट जेंडर कौन है, सेकंड जेंडर कौन है और थर्ड जेंडर कौन है? और बाकी का सवाल उसी तरह के हैं। इसलिए अंतिम मैं फिरोज जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे स्थान दिया, और आप सभी सुनने वालों का अभिनंदन, अग्रज और अनुजो दोनों का अभिनंदन और शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।